अनुषा's बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 के बायो का चैप्टर टिश्यू, जिसमें अभी जो मेरा इसके पहले जो 2 वीडियोस आए हैं उसमें मैं एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस कर रही थी और कनेक्टिव टिश्यू के 4 टाइप्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। एडियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें टेंडन एंड लिगामेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, skeletal tissue, and today I am going to discuss 5th type of connective tissue which is fluid connective tissue। and इस fluid connective tissue में आप लोगों को 2 टिश्यू के बारे में पढ़ना है, blood and lymph। blood तो भाई हम लोग अच्छे से जानते हैं, देखे भी हैं, हम लोगों ने सभी ने देखा है और इसके बारे में जानते भी हैं, बट व्हाट अबाउट lymph। तो आज के इस वीडियो में आप लोग एक नया टर्म सीखिएगा, lymph। चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान सा और छोटा सा टॉपिक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड इट मींस इट इज रिलेटेड विद, इसमें फ्लूइडिटी है, ये फ्लो कर सकता है, यानी इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। कनेक्टिव टिश्यू, चूंकि ये ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो इस वजह से ये हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, इसलिए इसका ये आया इन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत हम लोगों ने रखा। और इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा? जनरल स्ट्रक्चर जैसा मैंने पहले के वीडियोस में बताया है कि इसमें एक मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर कुछ सेल्स फ्लोट करते रहते हैं, कुछ प्रोटीनस फाइबर्स फ्लोट करते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारे ब्लड का भी कंपोजिशन होता है और हमारे लिम्फ का भी कंपोजिशन होता है। क्लियर? चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। तो फिलहाल अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अबाउट ब्लड। क्लियर? कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ये आपका मेन टॉपिक है, इसका नोट्स भी मैंने डाल रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट इस टेबल के फॉर्म में मैंने नहीं लिखा है, उसे थ्योरेटिकल लिखा है। तो यदि कोई स्टूडेंट चाहे तो वो इसे टेबलर फॉर्म में भी उतार सकता है मेरे इस वीडियो के द्वारा, ताकि शॉर्ट फॉर्म में आसान हो जाए उसे याद करना। वैसे ये सारे टर्म्स आपको लिखे हुए हैं नोट्स में, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में 2 पार्ट्स के बने हुए रहते हैं। नंबर 1 इज प्लाज्मा एंड द सेकंड वन इज ब्लड सेल्स। प्लाज्मा ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होता है, इट इज नॉन लिविंग पार्ट होता है और इसका कलर होता है पेल येलो, है ना आश्चर्यजनक बात। भाई हमारे खून का रंग तो होता है लाल, लेकिन ये पेल येलो, यस इट इज पेल येलो इन कलर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इट लुक्स रेड। क्लियर? तो प्लाज्मा नॉन लिविंग पार्ट होता है और ये पेल येलो कलर का होता है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स घुले हुए रहते हैं वाटर के अंदर। इट मींस अब ये प्लाज्मा किस चीज का बना होता है? ये प्लाज्मा बना हुआ रहता है 90% वाटर का एंड 10% कुछ सॉल्यूट्स इसमें डिसॉल्व रहते हैं। क्लियर? और ये जो सॉल्यूट्स होते हैं 10%, उसमें कुछ सॉल्यूट्स ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, क्लियर, लिपिड, फैट, ये सारे जो सब्सटेंसेस घुले हुए रहते हैं प्लाज्मा के अंदर वो ऑर्गेनिक होते हैं। और जो दूसरा है इनऑर्गेनिक, जैसे बहुत सारे सॉल्ट्स हो गए, बहुत सारे आयंस हो गए, बहुत सारे चीज। भाई हम लोग जो भी खाते हैं वो तो ब्लड में ही जाता है ना, यानी ओवरऑल ट्रांसपोर्ट कराने का काम, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसका हमारे पूरे बॉडी के सेल्स तक ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन वो करवाता है ये ब्लड, जिसमें प्लाज्मा का सबसे बड़ा रोल रहता है। तो ये प्लाज्मा के बारे में है, काफी बहुत डिटेल आप लोगों को ब्लड के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड वन इज ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स जो होता है वो ब्लड का लिविंग पार्ट होता है। अब क्योंकि सेल्स है, सेल्स जहाँ पे आएगा वो लिविंग पार्ट होगा, तो जो ब्लड सेल्स है वो लिविंग पार्ट होता है ब्लड का, और ये 3 तरह का होता है। क्लियर? इट इज ऑफ 3 टाइप्स, आप लोग देख पा रहे होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये मैंने जो एरो बनाया है इसमें मैंने पूरा डिटेल डाल दिया है अबाउट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब मैं उसे डिटेल में समझाने जा रही हूँ। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और इसे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है इराइथ्रोसाइट। क्लियर? नाउ ये जो आरबीसी इट इज अ सेल, तो भाई हम लोग
पढ़ेंगे। ये बाई कनकेव नेचर का होता है। बाई कनकेव इट मीन्स अगर इसे सामने से देखा जाए तो ये दोनों साइड से बीच में कनकेव यानी बीच में गड्ढा जैसा रहता है। यदि इसे लैटरल देखा जाए यानी साइड से देखा जाए तो ये इस तरह का दिखेगा, यानी आगे और पीछे, फ्रंट एंड बैक साइड, दोनों साइड में इसका कनकेव शेप मिडिल में होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाई कनकेव। क्लियर हो गया टर्म? नाउ इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड। जितने भी मैमल्स होते हैं उन सब के आरबीसी में, जितने भी मैं मैमल्स की बात कर रही हूँ, सबका आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, एक्सेप्ट सिर्फ एक ही ऐसा मैमल है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है और वो मैमल है कैमल। क्लियर? ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें एक खास तरह का केमिकल कंपाउंड मौजूद रहता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीम इज रिलेटेड विथ आयरन एंड ग्लोबिन इज रिलेटेड विथ अ प्रोटीन नोन एज ग्लोबुलिन। यानी ये आयरन एंड प्रोटीन, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, इन दोनों को मिलाकर बनता है ये हीमोग्लोबिन। और इसी की वजह से हमारा ब्लड यानी जो आरबीसी है वो रेड दिखता है और इसी की वजह से हमारा पूरा का पूरा ब्लड रेड दिखता है। क्लियर? हमारे एक्चुअल ब्लड का जो कलर है यानी प्लाज्मा का जो कलर है वो रेड नहीं है, वो है पेल येलो। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी इट लुक्स रेड। क्लियर? और इसका काम क्या होता है? इट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। तो जब 10th क्लास में आप लोग जाकर रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़िएगा या आप लोगों ने जब जूनियर क्लासेस में रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ा होगा उस समय पढ़ा होगा कि किस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में होता है। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में यही हीमोग्लोबिन हेल्प करता है, यानी ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन से जुट के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उस तरह से उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी आरबीसी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसका लाइफ स्पेन जो होता है वो होता है 120 डेज। 120 डेज इट मीन्स आरबीसी का जो सिंथेसिस होता है वो होता है बोन मैरो के अंदर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था। तो आज हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में सिंथेसिस होते रहते हैं। तो हमारी बॉडी में आज के डेट में जो आरबीसी का सिंथेसिस हो रहा है खुद ब खुद बाय इट्स ओन 120 डेज के बाद वो आरबीसी डीजेनरेट यानी मर जाता है। ठीक है? इसलिए ब्लड डोनेट करना चाहिए आफ्टर 18 ईयर्स ओल्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आप साल में 1 या 2 बार ब्लड डोनेट करते हैं तो, क्योंकि भी ये तो आरबीसी तो खुद मर जाता है ना। इसका लाइफ स्पेन टाइम है 120 डेज एंड इसका जो क्वांटिटी जो अमाउंट है ये आपका होगा 4.5 to 5 मिलियन अप्रोक्सीमेटली पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्लियर? या पर मिलीमीटर क्यूब। इट मीन्स अब इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स ब्लड को नापने के लिए अगर 1 मिलीमीटर का हम लोग एक क्यूब ले लें, 1 मिलीमीटर का हम लोगों ने एक क्यूब लिया और उसके अंदर किसी एक इंसान के ब्लड को भर दिया और उतने वॉल्यूम के ब्लड का यदि हम लोगों ने एनालिसिस किया तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि बायो में कोई भी डाटा फिक्स नहीं होता। इट इज नॉट कंप्यूटर, इट इज नॉट फिजिक्स, इट इज नॉट केमिस्ट्री, इट इज रिलेटेड विथ गॉड। ये हमारे गॉड से रिलेटेड है, ये नेचर से रिलेटेड है, तो इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है? तो अगर इतना ब्लड का हम लोग जांच करेंगे तो एक ह्यूमन में, ये जो भी डाटा मैं दे रही हूँ वो ह्यूमन के लिए दे रही हूँ, ठीक है, 4.5 to 5 मिलियन इतना आरबीसी उस ब्लड में पाया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपने आरबीसी के बारे में समझ लिया ना। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट ब्लड सेल्स विच इज WBC। इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। कॉमनली हम लोग WBC को ल्यूकोसाइट में कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और इसका बहुत सारा टाइप्स होता है, ग्रैन्युलोसाइट,
एक ग्रैन्युलोसाइट, बट उतना ज़्यादा डिटेल आप लोगों को 9th क्लास में नहीं पढ़ना है। यदि आपके पास कोई हाई लेवल का बुक है तो इट इज़ रिलेटेड विथ 11th एंड 12th क्लास, तो 9th में आप लोगों को उसके टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। NCERT बुक के आधार पर ही पढ़िए, एग्जाम्स में उतना ही पूछा जाता है ना। ल्यूकोसाइट्स इसे कहते हैं। अब इसका शेप कैसा होता है, ये अमीबॉइड शेप का होता है। अमीबॉइड शेप इट मींस अमीबा। अमीबा का कैसा शेप होता है, अमीबा का तो कोई शेप ही नहीं होता, ये इरेगुलर होता है, ये भी इरेगुलर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल अमीबा की तरह इसका अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ये अब इसमें न्यूक्लियस रहता है, तो आइदर इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड। वाह, एक में न्यूक्लियस है ही नहीं, दूसरे में न्यूक्लियस है और एक है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो क्वांटिटी होता है वो 6000 to 8000 पर mm³। अब आप लोग mm³ का मतलब समझ गए होंगे, मैंने यहाँ समझाया है। तो अप्रोक्सीमेटली इसका ये, लेकिन जब हम लोगों को इन्फेक्शंस लगता है, बिकॉज इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, जैसे ही हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स जैसे एंटीजन, जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं, वो इंटर करता है, कोई भी पैथोजन जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस अगर हमारी बॉडी में इंटर करता है तो ये सोल्जर की तरह आकर उससे फाइटिंग करना शुरू कर देता है। कौन? WBC। WBC आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पैथोजेंस। तो ये फाइटिंग करना शुरू कर देता है, ये अपनी बॉडी से तरह तरह का केमिकल्स निकालता है, या तो उसे खा जाता है जैसे अमीबा खाना खाता है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस के द्वारा, या तो ये उसे खा जाता है और इस तरह से वो उस पैथोजेंस को किल करने लगता है। बट जब वो WBC बेचारा हार जाता है तो दुश्मन हमारे शरीर पे कब्जा कर लेता है। इट मीन्स कि हमें वो बीमारी हो जाती है, जस्ट लाइक कोविड-19। कोविड-19 के लिए हम लोग डेली एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, ये हम आजकल ये इस महामारी से हम लोग जूझ भी रहे हैं, ठीक है, कोरोना महामारी से हम लोग जूझ भी रहे हैं। तो इसमें क्या है, जितना भी डॉक्टर्स है वो क्या कह रहे हैं, वो लोग सारे के सारे ये कह रहे हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इम्यून सिस्टम यही है हमारा WBC, जो कि सोल्जर्स है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। जैसे ही कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करता है, ये उससे फाइट करता है, उसे मार भगाता है। तो यदि हम लोग अच्छे से खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, रेस्ट लें, अपने आप को फिट रखें, हेल्दी डाइट लें, बैलेंस्ड डाइट लें, तो ये WBC स्ट्रॉन्ग बनता है। और जैसे ही कोविड वायरस हमारे बॉडी के में इंटर करेगा, वो उसे मार भगाएगा और वायरस का पॉजिटिव होते हुए भी हम लोग उसे मारकर, हम लोग एक दिन ऐसा आएगा जब निगेटिव बन जाएंगे। और यही वजह है कि हम लोगों को, तो ये तो अभी भाई कोरोना की बात हुई ना, ऐसे भी जनरल लाइफ में भी आप लोग अपने आप को फिट रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, रेस्ट लीजिए, बैलेंस डाइट खाइए। हाँ, चटपटा चटोरे हो तो खाओगे ही, वो खाइए, बट एक लिमिट में खाइए, क्लियर। क्योंकि आज ये कोविड है, वैसे भी तो फ्लू होते ही रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, ये जब मैं हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगी तो ये डिटेल में बताऊंगी, होते हैं। तो उनसे फाइट कौन करेगा, ये WBC, क्लियर ना, यानी इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो हमारे ब्लड का पहला काम यहाँ दिखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा काम WBC इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, एंड तीसरा काम जो थर्ड ब्लड वेसल्स है उसका नाम है प्लेटलेट्स, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब इसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये स्मॉल होता है, ओवल होता है, और देखने में ऐसे लगता है जैसे ये किसी सेल का टुकड़ा है, यानी फ्रैगमेंट्स ऑफ अ सेल की तरह ये लगता है देखने में। और इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, इट इज ऑल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड। वाह, चलिए यहाँ एक और हमें चीज पता चली, 3 तरह के सेल्स है हमारे ब्लड में, जिसमें 2 के पास न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ एक WBC के पास न्यूक्लियस है ना। इसकी जो क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी में वो 2 to 4 लाख पर क्यूबिक mm होती है, क्लियर। इतनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी होती है, और जब इन्फेक्शन लगता है तो इसकी भी क्वांटिटी में, जैसे डेंगू हो जाए तो उसमें प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन चला जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये डाउन चला जाता है, तो इसे मेंटेन करना पड़ता है किसी भी तरह के इन्फेक्शंस में। और इसका काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट कराना,
व्हाट इज दिस ब्लड क्लॉटिंग? अगर हमारा हाथ यहाँ कट जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, यानी खून गिरने लगेगा। क्लियर? कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि खुद ब खुद स्वयं ये जो ब्लड है यहाँ का वो क्लॉट कर गया, यानी साधारण भाषा में यदि कहा जाए तो खून का थक्का जम गया, यहाँ का खून जम गया। दिस इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। और अगर ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता तो क्या होता? ब्लीडिंग होते रहता और एक ऐसा समय आता जब हमारे बॉडी से पूरा का पूरा ब्लड निकल जाता। क्लियर ना? तो ये ब्लड क्लॉटिंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण होता है। जैसे ही ब्लड का प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आता है, इसमें बहुत सारे, एक फाइब्रिन नाम का फाइबर्स यानी प्रोटीन होता है जो कि रेशा यानी कि फाइबर्स से उस जगह को बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड के सेल्स है उसमें इंटैंगल्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं और हमारा ब्लड बाहर नहीं निकल सकता है। ये डिटेल 13 टाइप के प्रोटीन होते हैं, इसका डिटेल आप लोगों को +2 में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें प्लाज्मा है, इसमें ब्लड सेल्स है। आप लोगों ने इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। अब इसका फंक्शन, तो फंक्शन, पहला काम, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। मैं यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ आप खाना खाते हो तो न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है आपके पेट से पूरी बॉडी में, वो ब्लड के कारण होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड के कारण होता है। आप जो मेडिसिन लेते हो वो ब्लड के कारण होता है। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट ब्लड के कारण होता है। यानी एक लाइन में यदि हम लोग लिखें तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इन लिविंग बॉडी और नॉट ओनली लिविंग इन एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी में ये ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कराता है, इसका मेन काम यही है। दूसरा काम, WBC इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड, ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग कराता है। फोर्थ, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। भाई हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है, कितना होता है पता कीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्यों होता है? ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है और जब ये फ्लो कर रहा है तो ये ब्लड वेसल्स के वॉल से टकरा रहा है और जहां दो चीज टकराते हैं वहां क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। आप लोग फिजिक्स में अभी तक पढ़ लिए होंगे, फ्रिक्शन होता है एंड फ्रिक्शन काउज हीट। चलिए फ्रिक्शन किया, अब आप टच करके देखिए ये गर्म हो जाता है। फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है और इसी के मोशन यानी कि जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, इसकी वजह से हमारे बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो इतना सारा इसका फंक्शन है। तो हम लोगों ने ब्लड के बारे में जान लिया। आप लोग इस टेबल को उतार लीजिएगा नोट्स के अलावा, ताकि याद करने में शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लिम्फ। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज लिम्फ। लिम्फ इज जस्ट लाइक ब्लड, ये भी फ्लूइड होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड टू सेल्स। इट इज अ वेरी यूनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग ये तो पढ़ लेते हैं कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, बट ब्लड से न्यूट्रिएंट्स किस तरह से सेल्स के अंदर जाते हैं, ये जो मेडिएटर होता है वो होता है ये लिम्फ। लिम्फ का कलर पेल येलो इन कलर होता है। भाई हमारा प्लाज्मा भी तो पेल येलो इन कलर था, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ RBC वो रेड दिखता था, बट इसमें वो सारी चीज मौजूद होते हैं जो एक ब्लड में होते हैं। यानी ब्लड का 100% कॉम्पोजिशन होता है, एक्सेप्ट नॉट 100%, एक्सेप्ट यानी ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स इस लिम्फ में मौजूद रहते हैं। क्या नहीं रहता है? RBC नहीं रहता है, प्लेटलेट्स नहीं रहता है और कुछ लार्जर प्रोटीन नहीं रहते हैं। उसके अलावा ब्लड में जो भी चीज है, ब्लड का प्लाज्मा 100% मौजूद रहता है। इसमें जो WBC है वो तो मच मोर, बहुत ज्यादा एबंडेंस अमाउंट में रहता है, ह्यूज अमाउंट में लिम्फ में ये मौजूद रहता है। यानी लिम्फोसाइट्स की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसे लिम्फ कहते हैं और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। बट अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम, जो आप लोगों का 9th में भी है एंड 10th में भी आप लोगों को पढ़ना है। ब्लड के बारे में भी 9th 10th दोनों
आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक टर्म लिख रही हूँ, दिस इज लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम यानी हमारी बॉडी का वो ऑर्गन सिस्टम, अब जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के फ्लो को कराने के लिए होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम यानी हमारी बॉडी का वो ऑर्गन सिस्टम जिसमें लिम्फ फ्लो करता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई मैंने ये कहा कि ये लिम्फ जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कराता है फ्रॉम ब्लड टू सेल्स। तो किस तरह से कराता है? यदि मैं ये कह रही थी तब से कि ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स एंड सो ऑन जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है सेल का वो उस तक पहुंचाता है, तो क्या कुछ इस तरह से पहुंचाता है कि ब्लड वेसल्स है, दिस इज ब्लड वेसल, और भाई ये हमारा सेल है, चलो पाइप घुस गया अंदर और सारे न्यूट्रिएंट्स को दे दिया। यानी यदि किसी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करके कोई अंदर घुस जाए तो क्या वो सेल जिंदा रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, वो सेल तो मर जाएगा। तो किस प्रकार से ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है और किस तरह से ब्लड से सब्सटेंसेस सेल्स तक जाते हैं, एंड दिस मेडिएटर इज नोन एज लिम्फ। तो चलिए मैं एक थोड़ा डायग्राम के द्वारा आप लोगों को समझाती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। ये आया ब्लड वेसल्स, मैं यहाँ बी एंड भी लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इट डिनोट्स ब्लड वेसल्स। क्लियर? आप लोग ब्लड वेसल्स तो जानते होंगे। उसके बाद ब्लड वेसल्स ना हाईली ब्रांच्ड हो जाता है, हमारे पूरी बॉडी ऑर्गन्स में मिलियंस एंड बिलियंस ब्रांचेस में टूट जाता है और इतना पतला हो जाता है। तो लीजिए मैं ये एक ब्रांच में बना रही हूँ, एंड दिस इज ब्लड कैपिलरी। ठीक है, मैं एक कैपिलरी बना रही हूँ, ठीक है, इट इज अ ब्लड कैपिलरी। यानी ब्लड वेसल्स जो मिलियंस एंड बिलियंस ब्रांचेस में टूट गया, उस एक ब्रांच का हम लोगों ने नाम दिया ब्लड कैपिलरी। और ये ब्लड कैपिलरी इतना थिन वॉल्ड होता है, एक तरह से समझा जाए तो ये सिंगल सेल लेयर्ड होता है। क्लियर? और चूंकि ये पतला होता है, चूंकि इसका सरफेस एरिया घट गया, इसकी वजह से इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो वेरी हाई प्रेशर में फ्लो करता है। ठीक है, तो चूंकि सरफेस एरिया घटता है तो प्रेशर कम लगता है, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो सरफेस एरिया घटने के कारण जिस प्रेशर से ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा था, उससे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से वो ब्लड फ्लो करना लगता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। और फिर क्या होता है? और ये होता है कि एक्सेप्ट यानी ब्लड का जो आरबीसी है, ब्लड का जो प्लेटलेट्स है और ब्लड्स में जो लार्जर प्रोटीन मौजूद हैं, उनको छोड़कर ड्यू टू दिस हाई प्रेशर जो ब्लड होता है, ब्लड का प्लाज्मा, चूंकि डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता है, वो अपने शेप को चेंज कर सकता है, तो वो कितना भी पतला होकर के कितने भी पतले रास्ते से निकल सकता है। ठीक है, तो ये तो ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है, तो ड्यू टू हाई प्रेशर क्या होता है, इसका प्लाज्मा, अभी प्लाज्मा की अगर मैं बात कहूँ तो प्लाज्मा के अंदर तो भाई वाटर है, तो वाटर, प्लाज्मा के अंदर जो भी डिसॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो सारे के सारे, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है, वो भी, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर डिसॉल्व है, एमिनो एसिड डिसॉल्व है, जो भी आप मेडिसिन जो लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, जो भी चीज यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो भी केमिकल्स डिसॉल्व फॉर्म में हैं, वो सारे निकल के कहाँ चले आते हैं, इस ब्लड कैपिलरी के बाहर। तो क्या यूं हमारे बॉडी से निकल कर हवा में जाते हैं? नहीं, वो हवा में नहीं जाते हैं। ये ध्यान दीजिए कि हमारी बॉडी में कहीं कोई खाली जगह नहीं है, हर जगह कोई ना कोई लिक्विड या कोई ना कोई फ्लूइड मौजूद है। तो ये और भी डिटेल आप लोग 10th में भी सीख लीजिएगा। तो ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरीज में गया, और ये ब्लड कैपिलरीज हमारे बॉडी के बहुत इंटरनल, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो आप लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हो, डायग्राम यदि बनाया जाने लगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो हुआ, वो मिलियंस एंड बिलियंस ब्रांचेस में टूटा, हर एक ब्रांच, हर एक टिश्यू एंड हर एक सेल्स के कांटेक्ट में आया। अब सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आता है, ग्रुप ऑफ
सेल्स के कांटेक्ट में ये आ गया एंड दीज आर सेल्स, और इसे ही हम लोग कह दिए टिश्यू। क्लियर? बहुत छोटे छोटे टिश्यू के पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ गया। और ये जो टिश्यू रहता है, हमारे बॉडी का जितना भी सेल्स है, कोई भी सेल हवा में लटका हुआ नहीं है। सारे के सारे सेल्स किसी ना किसी लिक्विड के से ही घिरे हुए हैं। ठीक है, जितने भी टिश्यूज हैं वो किसी न किसी लिक्विड से ही घिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी किसी न किसी लिक्विड से घिरा हुआ है। ठीक है, ये भी किसी न किसी लिक्विड से घिरा हुआ है। दिस लिक्विड इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड। इज दैट क्लियर? दिस लिक्विड इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड। तो ये जो प्लाज्मा छनकर आ गया प्लस बहुत सारा WBC इसमें छनकर आ गया, ये मिलकर क्या बना दिया? टिश्यू फ्लूइड। यानी ये प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर भाई सारी चीज आ गए, सारे डिसॉल्व ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, आप जो मेडिसिन लेते हैं वो भी, ठीक है, आपने जो खाना खाया है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, सब कुछ, ठीक है, वो आ गया, WBC आ गया, ये मिलकर बना दिया टिश्यू फ्लूइड। अब ऐसा मत समझ लेना तुम लोग कि ये जो प्लाज्मा आ गया तो भाई यहाँ पर सूखा हुआ WBC प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन एक जगह इकट्ठा हो गया, वैसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ टिश्यू फ्लूइड बना देता है और कुछ इसके साथ मौजूद रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ओ मैम ये तो फिल्टर होकर यहाँ चला आया, यहाँ क्या WBC प्लेटलेट्स और लार्जर प्रोटीन्स ऐसे ही बालू की तरह जमा हो गया। नहीं बच्चे, वो बालू की तरह जमा नहीं होता है। कुछ फ्लूइड छनकर आ जाते हैं, कुछ यानी मैक्सिमम WBC छनकर यहाँ आ जाता है और कुछ इसके साथ फिर वो आगे की ओर बढ़ जाता है। क्लियर ना? अब ये आ गया, बन गया टिश्यू फ्लूइड। अब इस टिश्यू फ्लूइड से जो भी इस सेल को, ठीक है, जो भी इस सेल को चाहिए था, मान लिया ऑक्सीजन चाहिए था, ये ऑक्सीजन ले लिया, ग्लूकोज चाहिए था, ये ग्लूकोज ले लिया, जो भी इसे चाहिए वो टिश्यू फ्लूइड के द्वारा डिफ्यूज हो जाता है सेल के अंदर। सेल के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, तो उससे जो वेस्ट मटेरियल्स, अब जैसे वेस्ट, जितने भी वेस्ट बने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना एंड सो ऑन, बहुत सारा वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट बना, ये सारा वेस्ट निकल गया। इट मीन्स ये टिश्यू फ्लूइड क्या किया? ये टिश्यू फ्लूइड फुलफिल किया इस टिश्यू के या इस सेल्स के सारे रिक्वायरमेंट्स को। इसे जो चाहिए वो टिश्यू फ्लूइड से लिया और इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो इसने टिश्यू फ्लूइड में रिलीज किया। ये कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में होते रहता है। अब इस टिश्यू फ्लूइड का क्या? यदि ये लगातार डिपोजिशन होते रहे तो क्या होगा? भाई इसे भी तो निकलना है, क्योंकि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो जब ये एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, तो इसे भी तो निकालना होगा हमारी बॉडी से। ठीक, कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि भाई हमारे शरीर में तो पानी भर गया, मैं तो मोटा हो गया हूँ, आई एम नॉट फैटी ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, ड्यू टू चर्बी, फैट, मेरे बॉडी में पानी भर गया, दिस इज पानी। ये कभी कभी क्या होता है ना, ये बीमारी होती है कि हमारे बॉडी में वाटर डिपोजिशन, तो इट इज नॉट वाटर, वो पानी पीने वाला पानी नहीं होता, वो टिश्यू फ्लूइड वहां पर डिपोजिट होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, वो एक बीमारी है, खैर उसके बारे में उसका नाम है ओएडेमा, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो अब इसे निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक खास तरह का ऑर्गन सिस्टम है एंड दिस इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए अब हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ। तो अब क्या होता है, ये तो ब्लड कैपिलरी था, बट यहाँ पर एक और कैपिलरी आता है। अंतर क्या है कि इस ब्लड कैपिलरी का दोनों एंड ओपन है, बट यहाँ इसका वन एंड क्या है, क्लोज्ड है, एंड दिस इज लिम्फ कैपिलरी। ये डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में नहीं बनाना है और इसलिए मैंने नोट्स में नहीं बनाया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है। मन करे तो आप कॉपी में बना सकते हैं समझने के लिए, ये एग्जाम में नहीं आएगा ये डायग्राम। ये है लिम्फ कैपिलरी, ठीक है, जिसका एक एंड क्लोज होता है। तो वैसे ही जैसे बहुत सारा ब्लड कैपिलरी, तो वैसे ही बहुत सारा लिम्फ कैपिलरी। अब ये जो भी वेस्ट है
वो इस लिम्फ कैपिलरी में आ जाता है। जो भी वेस्ट यानी प्लाज्मा ब्लड से छनकर आया यहाँ टिश्यू के पास, जो बना दिया टिश्यू फ्लूइड, और फिर ये पूरे वेस्ट को लिए हुए यहाँ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हुआ, और जो भी मटेरियल को लेते हुए ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये लिम्फ कैपिलरी में आ गया विथ WBC एंड दिस इज नोन एज लिम्फ। यही वो लिक्विड है जिसे हम लोगों ने लिम्फ कहा, या यही वो लिक्विड है जिसे हम लोगों ने लिम्फ कहा। इसमें लिम्फोसाइट यानी WBC की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से बहुत सारा लिम्फ कैपिलरी मिलकर बना दिया लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स बना दिया, ठीक है। कहीं कहीं पर लिम्फ वेसल्स में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसे हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड। और ये वो जगह है जहां काफी मात्रा में लिम्फोसाइट मौजूद होता है। यहाँ लिम्फोसाइट का सिंथेसिस भी होता है, यानी WBC का यहाँ पर सिंथेसिस भी होता है। लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड, इसका एक सबसे साधारण और अच्छा एग्जांपल है टॉन्सिल। टॉन्सिल यहाँ इस दोनों साइड में, जब आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो गले के पास इन दोनों जगह पे दो ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं जिसे टॉन्सिल कहते हैं, एंड इट इज अ लिम्फेटिक ग्लैंड, ठीक है। वो एक लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ नोड होता है जहाँ कि WBC का सिंथेसिस होता है। वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत जगह पे मौजूद है, ठीक है। तो लिम्फ कैपिलरी मिलके बनाया लिम्फ वेसल्स, और कहीं कहीं लिम्फ वेसल्स में लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड मौजूद रहते हैं, और सारे वेसल्स मिलकर फिर आखिर ये अल्टीमेटली कहाँ जाता है? ये अल्टीमेटली हमारे कॉलर बोन के नीचे, कॉलर बोन के नीचे एक वेन होता है जिसे सब क्लेवियन वेन कहते हैं। इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक वेन होता है, उस वेन में जाकर ये कनेक्ट हो जाता है। इट मीन्स कि ये जो ब्लड है, ये ब्लड से छनकर जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल आया, यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, फिर वो लिम्फ कैपिलरी में गया, और इसी लिक्विड को हम लोगों ने लिम्फ का नाम दिया, और फिर ये वापस कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में, ये कॉलर बोन के नीचे जाता है और भी बहुत जगह जाता है, तो ये अल्टीमेटली फिर हमारे बॉडी के ब्लड में मिक्स हो जाता है। ये पूरी कहानी होती है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट की। क्लियर? तो आई थिंक कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब डिटेल कॉन्सेप्ट आपके पास रहता है तो याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों का खत्म हो गया, सिर्फ एक टिश्यू हमारा बचा है, दिस इज नर्वस टिश्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए नर्वस टिश्यू। टिल देन बाय।